हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइज, आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। दैट इज अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। सो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 16 को आज स्टडी करेंगे। दैट विल टेल यू अबाउट डाइजेशन। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है। तो एनसीईआरटी बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। क्या होता है, जितने भी बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, जितने भी बड़े लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स हैं फूड के, उन्हें हमारी बॉडी डायरेक्टली ओरिजिनल फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, उन्हें यूटिलाइज नहीं कर सकती। इसीलिए दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। और इसी प्रोसेस को, इसी कन्वर्जन को कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म को हम नाम देते हैं डाइजेशन, राइट। And this is carried out by our digestive system by the mechanical and biochemical methods. So this is about digestion कि digestion होता क्या है। तो digestion के अंदर आप पढ़ते हैं large size के जो food particles होते हैं उन्हें simpler soluble form के अंदर तोड़ना ही आपका digestion कहलाता है। अगर हम digestive system की बात करते हैं, इस process को, digestion को होने के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक पूरा मैकेनिज्म सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, राइट। सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सबसे पहले वी हैव एलिमेंट्री कैनाल कि एलिमेंट्री कैनाल होती क्या है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो आपकी इंटीरियर ओपनिंग होती है जो कि स्टार्ट करती है विद द माउथ एंड ये पोस्टीरियरली ओपन होती है इनटू द एनस। The mouth lead to the buccal cavity और the oral cavity। माउथ के जस्ट बाद आपकी बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर आपके पास बहुत सारे नंबर ऑफ टीथ्स प्रेजेंट होते हैं और एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे आप नाम देते हैं टंग। Each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is known as thecodont. सो क्वेश्चन अराइज करता है कि आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर टीथ किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले जितने भी टूथ होते हैं वो एक जॉ बोन के सॉकेट के अंदर अटैच होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। इस टाइप के अटैचमेंट को आप नाम देते हो थीकोडोंट अटैचमेंट। सो अगर ह्यूमंस के केस में आप बात करते हो तो टीथ कैसे हैं, तो ह्यूमन के केस के अंदर सबसे पहले टीथ कैसे हैं, थीकोडोंट means they are embedded in a socket of jawbone, right। सबसे पहले ह्यूमन के केस में थीकोडोंट टीथ्स हैं। सेकंड टाइप ऑफ टीथ में आपके पास क्या जाता है, मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स फॉर्म्स टू सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग दियर लाइफ टाइम। लाइफ टाइम के अंदर टू सेट ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। एक तो सेट ऑफ टेम्परेरी मिल्क और डेसिडियस टीथ रिप्लेस बाय अ सेट ऑफ परमानेंट और द एडल्ट टीथ। ठीक है, इस टाइप के डेंटेशन को आप नाम देते हो डाइफियोडोंट। क्यों नाम देते हो डाइफियोडोंट, क्योंकि आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तो उसके मिल्क टीथ जो होते हैं, टेम्परेरी टीथ जो होते हैं वो टूट जाते हैं और वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय दी एडल्ट टीथ जिन्हें आप परमानेंट टीथ भी बोलते हो। तो इसीलिए ह्यूमंस के केस में टीथ कैसे हैं, डाइफियोडोंट, मतलब 2 बार आते हैं लाइफ टाइम के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एन ह्यूमन has 32 permanent teeth which are of 4 different types। ठीक है, इसीलिए आप बोलते हो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ देखने को मिलते हैं। इसीलिए ह्यूमंस के केस में कैसा टाइप के टीथ होते हैं, हेट्रोडोंट। ओके, हेट्रोडोंट टाइप का डेंटेशन भी देखने को मिलता है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि ह्यूमंस के केस में किस टाइप के टीथ होते हैं, थीकोडोंट, डाइफियोडोंट एज वेल एज हेट्रोडोंट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 4 डिफरेंट टाइप के जो टीथ्स हैं उनका नाम है इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एज वेल एज मोलर्स। इसके अलावा अगर हम डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं तो एडल्ट के केस में आपके पास डेंटल फॉर्मूला होता है 2123/2123। इस 2123
और नीचे 2 1 2 3 क्या बता रहा है कि अपर जॉ के अंदर आपके पास कितने टीथ हैं, लोअर जॉ के अंदर कितने टीथ हैं। ठीक है, ये चीज है आपके पास। इसके अलावा द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ एनेमल। ठीक है, helps to masticate the food. The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by frenulum. All right. इसके अलावा जब आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास कितने टीथ आ जाते हैं, 32। ओके, ये देखो 2 + 1 + 2 + 3 8 तो 16 हो गए, इंटू 2 दैट मीन्स 32। यहाँ पे आपको नॉर्मल मैथ्स नहीं लगानी, यहाँ पे आपको बायोलॉजी लगानी है। ओके, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितने टीथ हैं, 32। ओके, इसके अलावा टंग कैसा स्ट्रक्चर है, टंग एक मस्क्यूलर मूवेबल ऑर्गन है जो कि ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होता है, उसको आप नाम देते हो फ्रेन्यूलम। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो ओरल कैविटी जो होती है दैट लीड्स टू अ शॉर्ट फैरिंग्स विच सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज फैरिंग्स। तो फैरिंग्स एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एज अ कॉमन पैसेज एक्ट करता है फॉर फूड एज एंड एयर। Esophagus and the trachea, that is also known as your windpipe, opens into the pharynx. Okay? इसके अलावा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसे आप एपिग्लॉटिस के नाम से जानते हो। ओके, तो एपिग्लॉटिस क्या है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लोटिस। और ग्लोटिस क्या है, ग्लोटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप की ओपनिंग को नाम देते हैं ग्लोटिस, जबकि जो कार्टिलेजिनस फ्लैप है जो कि एंट्री ऑफ फूड को रोकता है ग्लोटिस के अंदर जाने से, उसे आप नाम देते हैं एपिग्लॉटिस। ओके, इसके बाद आपके पास जे शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है, जे शेप लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे आप नाम देते हो स्टमक। ओके, अ मस्क्यूलर स्पिंचर दैट इज नोन एज गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर regulates the opening of esophagus to the stomach. Very important कि एक आपकी बॉडी के अंदर एक स्पिंचर प्रेजेंट है, मस्क्यूलर स्पिंचर प्रेजेंट है जिसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर। इसका काम क्या है इस स्पिंचर का कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू द स्टमक। द स्टमक इज लोकेटेड ऑन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अगर आपसे कोई स्टमक की लोकेशन पूछ लेता है तो दैट इज द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। इसके अलावा स्टमक के पास 4 मेजर पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पायरोलिक। राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास थ्री रीजन्स के अंदर डिवाइडेड है, सी शेप्ड ड्यूडेनम, लॉन्ग मिडिल कॉर्ड पोर्शन जेजुनम एंड अ हाईली कॉइल्ड इलियम। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाईली कॉइल्ड रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज, तो दैट इज योर इलियम। द ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू द ड्यूडेनम इज गार्डेड बाय अ पायरोलिक स्पिंचर। कि अगर स्टमक की जो ओपनिंग है जो कि ड्यूडेनम के अंदर हो रही है, नाउ व्हाट इज ड्यूडेनम, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक की ओपनिंग आपके ड्यूडेनम के अंदर हो रही है विद द हेल्प ऑफ अ स्पिंचर जो कि गार्डेड है बाय द स्पिंचर दैट इज नोन एज पायरोलिक स्पिंचर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इलियम opens into a large intestine. It consists of cecum, colon and rectum. लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हो तो सीकम, कोलॉन और रेक्टम 3 पार्ट्स आ गए यहाँ पे। सीकम क्या है, एक स्मॉल बैक लाइक ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर काफी सारे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। और काफी बार एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन भी डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है कि किस पार्ट के अंदर, किस सिस्टम के अंदर आपको स्मॉल सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, तो दैट इज योर सीकम एंड सीकम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, इसके अलावा नैरो फिंगर लाइक ट्यूबुलर पोर्शंस लाइक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है, जो कि आपका एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो भी आपका अराइज करता है फ्रॉम सीकम। ठीक है, सीकम ओपन होता है कोलॉन के अंदर। कोलॉन फर्दर 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन एज अ सिग्मोइड कोलॉन। ठीक है, the descending part opens into the rectum which opens through the anus. Okay, तो कोलॉन की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये देखो, ये रहा आपका सीकम, फिर यहां से असेंडिंग कोलॉन,
ये आपका ट्रांसवर्स कोलॉन हो गया, फिर ये आपका डिसेंडिंग कोलॉन हो गया, एंड ये आपका जो यहाँ पे हल्का सा बेंट आया ये आपका सिग्मोइड कोलॉन हो गया। ठीक है, फिर ये जो आपका कोलॉन था ये ओपन कर जाता है रेक्टम के अंदर और रेक्टम के थ्रू एनस में, राइट। इसके अलावा अब हम बात करते हैं वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करते हैं तो द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम इसोफेगस टू रेक्टम possesses 4 लेयर्स। ठीक है, 4 लेयर्स देखने को मिलती हैं। नंबर 1 सेरोसा, देन मस्कुलरिस, देन सबम्यूकोसा एंड देन म्यूकोसा। सेरोसा इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ अ थिन मेसोथीलियम। सेरोसा कैसी लेयर है? आउटरमोस्ट लेयर है। सबसे पहले किससे मिलके बनी हुई है? थिन मेसोथीलियम लेयर से मिलके बनी हुई है विथ सम कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आपके पास लेयर जो है दैट इज मस्कुलरिस लेयर। मस्कुलरिस लेयर की अगर हम बात करते हैं, इट इज फॉर्म बाय द स्मूथ मसल्स। किससे बनके बनी है? स्मूथ मसल्स, यूजुअली अरेंज इनटू एन इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। एन ऑब्लिक मसल लेयर may be present in some regions. The submucosal layer is formed of loose connective tissue. फिर जो थर्ड लेयर है दैट इज सबम्यूकोसल लेयर, वो किससे मिलके बनी है? दैट इज मेड अप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व्स, ब्लड, लिम्फ वेसल्स। ठीक है, जितने भी ड्यूडेनम के अंदर जो भी ग्लैंड्स है, इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन दी सबम्यूकोसल रीजन। ओके, इनर मोस्ट लाइनिंग जो है, इनर मोस्ट लेयर जो है जो कि ल्यूमेन को लाइन करती है एलिमेंट्री कैनाल की, दैट इज द म्यूकोसा। तो क्वेश्चन कैन बी अराइज की इनर मोस्ट लेयर इज नोन एज, दैट इज योर म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा लेयर का काम क्या है? दिस लेयर फॉर्म्स द इरेगुलर फोल्ड, जिन्हें आप रियुगे बोलते हो। काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं इस चैप्टर के अंदर, तो आपको बिल्कुल समझ के चलना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिन्हें रियुगे बोलते हैं इन दी स्टमक, एंड स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें आप विलाय बोलते हो। और विलाय का काम क्या होता है? विलाय का काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि एब्जॉर्प्शन रेट इंक्रीज हो सके। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। डायग्रामेटिकली आपको यहाँ पे शो कर रखा है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट दी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जब हम बात करते हैं तो सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स। जो आपकी बॉडी के अंदर, आपके माउथ के अंदर जो सलाइवा बनता है वो मेजरली 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स से मिलके बनता है। ओके, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड्स जो कि चीक्स के पास प्रेजेंट होते हैं, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स जिन्हें आप लोअर जॉ से रिलेट कर सकते हैं, एंड दी सबलिंगुअल्स जो कि टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, these glands situated just outside the buccal cavity secretes salivary juice in the buccal cavity. ओके, तो फर्स्ट ग्लैंड हो गए आपके पास डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स। नाउ सेकेंड नंबर ग्लैंड इज योर लीवर। नाउ क्वेश्चन कुड बी अराइजेस की लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज, तो लार्जेस्ट ग्लैंड इज योर लीवर। ठीक है, कितना वेट होता है? 1.2 to 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। कहां पे सिचुएटेड होता है? इन द एब्डोमिनल रीजन जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स। ठीक है, हेपाटिक लोब्यूल्स जो होते हैं लीवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होती हैं उन्हें आप नाम देते हैं हेपाटिक लोब्यूल्स। यूनिट्स ऑफ लीवर कंटेनिंग हेपाटिक सेल्स अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स, राइट। ईच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीट जिसे आप ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हो। तो लीवर जो है वो आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसके अलावा हेपाटिक लोब्यूल्स जो हैं वो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा जो लोब्यूल्स प्रेजेंट हैं वो एक थिन कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होते हैं जिसे आप नाम देते हो ग्लिसन्स कैप्सूल। The bile secreted by hepatic cells passes through the hepatic duct and stored and concentrated in a thin muscular sac जिसे आप नाम देते हो gall bladder। ठीक है, the duct of gall bladder very important, जो duct है gall bladder की उसे आप नाम देते हो cystic duct। और ये cystic duct जो कि gall bladder की duct है along with the hepatic duct, hepatic is related to liver, that means कि liver की duct क्या है? hepatic duct। तो गॉल ब्लैडर की डक्ट और लीवर की डक्ट दोनों मिलके एक कॉमन बाइल डक्ट का फॉर्मेशन करती है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
Bile duct and the pancreatic duct open together into a duodenum as a common hepatopancreatic duct. Hepato means liver and pancreatic duct is from pancreas, which is guarded by a sphincter that is known as sphincter of Oddi. Right? तो आपने अब तक 3 स्फिंचर्स पढ़ लिए हैं. गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंचर, सेकेंड आपने पढ़ा था पायरोरिक स्फिंचर एंड थर्ड इज योर स्फिंचर ऑफ Oddi. ओके, नेक्स्ट अगर हम ग्लैंड की बात करते हैं तो द पेनक्रियास इज अ कंपाउंड ग्लैंड. सबसे पहले पेनक्रियास आपका कंपाउंड ग्लैंड है. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंपाउंड ग्लैंड? सो दैट मीन्स कि कंपाउंड ग्लैंड का मतलब है कि यहाँ पे एक्सोक्राइन पोर्शन भी होगा एज वेल एज एंडोक्राइन पोर्शन भी होगा. मतलब पेनक्रियास जो है वो एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है एज वेल एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करता है. Sorry. So pancreas is a compound elongated organ situated between the limbs of C-shaped duodenum. ठीक है. एक्सोक्राइन पोर्शन जो है पेनक्रियास का दैट सीक्रेट्स एन एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस जिसके पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड एंडोक्राइन पोर्शन जो होता है दैट विल सीक्रेट्स हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी के लास्ट चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ोगे. ओके, सो यहाँ पे आपको डायग्रामेटिकली दिखाया गया है कि कैसे आपकी ग्लैंड्स से कौन कौन सी डक्ट्स आ रही हैं. तो गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आई यहाँ पे, फिर आपकी डक्ट आई लीवर से. इन दोनों डक्ट के पास एक कॉमन पॉइंट आया जिसे आपने नाम दे दिया कॉमन हेपाटिक डक्ट. राइट? ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट डाइजेशन ऑफ फूड. डाइजेशन ऑफ फूड की जब हम बात करते हैं, द बकल कैविटी परफॉर्म्स 2 मेजर फंक्शंस. नंबर 1, mastication of food as well as the facilitation of the swallowing. राइट? जितना भी म्यूकस है आपके पास, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन द lubricating and adhering the masticated food particles into the bolus. ठीक है. बोलस जो है उन्हें फिर फर्दर कन्वे किया जाता है फेरिंक्स के साथ, देन इनटू इसोफेगस बाय स्वेलिंग और डिग्लिटेशन. ठीक है, आपने कोई भी फूड लिया, आपने उसे च्यू किया, आपका जो फूड था वो बोलस के अंदर कन्वर्ट हुआ, उसके साथ सलाइवा मिक्सिंग हुई, उसके बाद फर्दर वो इसोफेगस के थ्रू आपका स्वॉलो हो गया. द बोलस फर्दर पास डाउन थ्रू द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स और द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड द पेरिस्टाल्सिस और द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. ठीक है, फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर होगा जो कि कंट्रोल करेगा, जो कि पासेज ऑफ फूड देखेगा इनटू द स्टमक. इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि सलाइवा का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है. द सलाइवा सीक्रेटेड इन द ओरल कैविटी कंटेन्स सम इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक Na, KCl, HCO3 एंड एंजाइम्स. इसके अलावा सलाइवरी एमाइलेज यहाँ प्रेजेंट होता है और कुछ लाइजोजाइम्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. फिर जो केमिकल प्रोसेस होती है डाइजेशन की, दैट इज इनिशिएटेड इन योर ओरल कैविटी. ओरल कैविटी के अंदर आपके पास क्या है? सलाइवा है. और सलाइवा क्या है? एक केमिकल ही तो है. बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम दैट इज योर सलाइवरी अमाइलेज. ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम. और कितनी पीएच होती है? 6.8 इनटू अ डाइसैकेराइड माल्टोस. राइट? लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट्स एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट. लाइसोजाइम्स कैसे काम करते हैं? एज अ एंटीबैक्टीरियल एजेंट. ठीक है, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं. रिएक्शन आपको दिखाई हुई है स्टार्च के ऊपर. आपके पास जो भी कार्बोहाइड्रेट आपने खाया, सैलिवरी एमाइलेज ने एक्ट किया. पीएच कितनी थी? 6.8. और किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? माल्टोस के अंदर. ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, म्यूकोसा जो होते हैं स्टमक के पास, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो हैं, म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के 3 मेजर टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं. सबसे पहले म्यूकस नेक सेल्स विच सीक्रेट्स म्यूकस. सेकेंड इज योर पैप्टिक और चीफ सेल्स जो कि आपका प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को रिलीज करते हैं, सीक्रेट करते हैं. एंड थर्ड इज द पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. क्यों? क्योंकि ये सीक्रेट करते हैं HCl एज वेल एज इंट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है? एक ऐसा फैक्टर जो कि असेंशियल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. ये क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछा जाता है. ओके,
उसके बाद आपका फूड अब स्टमक के अंदर आ चुका है, स्टमक के अंदर आपका फूड 4 to 5 आवर्स के लिए रहेगा, स्टोर रहता है। फिर जो फूड होगा दैट विल मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चर्निंग मूवमेंट्स। चर्निंग मूवमेंट्स किसकी वजह से होंगी? मस्कुलर वॉल की वजह से, एंड उसे आप नाम दे देते हो, उस फूड को नाम दे देते हो काइम। फिर प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन जो है आपके पास वो HCl से रिएक्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा, गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। किसके अंदर कन्वर्ट होगा? पेप्सिनोजेन प्लस HCl विल react and converted into a active enzyme that is known as pepsin. The proteolytic enzyme of stomach, ठीक है, pepsin converts protein into proteases and peptones. This is also very important, ठीक है। HCl की बात की जाए तो HCl provides the acidic pH कितनी होती है? 1.8, optimal for pepsins. Renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice of the infant which help in the digestion of the milk proteins. This is very important term, right? Renin, RENNIN, आपको याद रखना है रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि इन्फेंट्स के बॉडी के अंदर पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क, राइट? कंफ्यूज नहीं होना, एक रेनिन आप दूसरा पढ़ोगे दैट इज RENIN। ये वाला रेनिन हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर बात करेंगे, जबकि डाइजेशन के अंदर कौन सा रेनिन है? RENNIN, ओके। The bile, pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine. इसके अलावा pancreatic juice and bile are released through the hepatopancreatic duct. Pancreatic juice contains inactive enzymes, कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेसेस, ओके। इसके अलावा ट्रिप्सिनोजन is activated by an enzyme that is known as enterokinase, और ये सीक्रेट कहाँ से होता है? From the intestinal mucosa into the active trypsin, okay. Bile जो है आपका, bile helps in the emulsification of fat, okay. Bile also activates lipases, right? Next अगर हम बात करते हैं about the reactions occurring in your body, तो प्रोटीन, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स इन द काइम reaching the intestine are acted upon by a proteolytic enzyme, pancreatic juice are given below. So अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस देखने को मिलेंगी, सारी की सारी रिएक्शंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस के ऊपर ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिएक्ट करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट देम इनटू डाइपेप्टाइडेज, ठीक है। पॉलीसेक्राइड या स्टार्च के ऊपर एमाइलेज काम करता है एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू डाइसेक्राइड्स। फिर फैट के ऊपर लाइपेजेस एक्ट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डाइग्लिसराइड से एंड फर्दर मोनोग्लिसराइड्स के अंदर। न्यूक्लिक एसिड के ऊपर न्यूक्लियेजेस, फिर न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं एंड लास्ट में न्यूक्लियोसाइड्स, ठीक है। अब ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइपेप्टाइड्स के ऊपर डाइपेप्टाइडेज एक्ट करके अमीनो एसिड में ब्रेक कर देता है, माल्टोज पे माल्टेज एक्ट करके ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज बनाता है, लैक्टोज पे लैक्टेज एक्ट करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, सुक्रोज पे सुक्रेज एक्ट करके ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, एंड न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेज, देन न्यूक्लियोसाइडेज एंड कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड बेसिस। डायमोनोग्लिसराइड्स पे लाइपेजेस वर्क करके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स बना देते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना भी अब अनडाइजेस्टेड या अनएब्जॉर्ब सब्सटेंस बचेगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के पास पहुंचा दिया जाएगा ताकि उसका फर्दर एब्जॉर्प्शन हो सके, राइट। कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर नहीं होती है, ठीक है। केवल और केवल जो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन है दिस इज अबाउट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, ठीक है, एंड secretion of mucus which helps in the adhering the waste undigested particles together in the lubrication, okay. Next, absorption of digested products. Absorption is the process by which end product of the digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph. It is carried out by the passive, active or facilitated transport mechanism, ठीक है। Small intestine, small amount of मोनोसेक्राइड्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो जनरली अब्सॉर्ब किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजर।
द पैसेज ऑफ दी सब्सटेंस इनटू ब्लड डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, जहां पे भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए आपको याद रखना है, ग्रेडियंट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंस। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पे यही बताया हुआ है कि वाटर का जो ट्रांसपोर्ट है दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट्स। ओके, इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड हैंस रिक्वायर्स द एनर्जी। ओके, इसके अलावा दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, समरी ऑफ द एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, कि माउथ के अंदर क्या क्या डाइजेस्ट होने वाला है, स्टमक में क्या डाइजेस्ट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एज वेल एज लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या एब्जॉर्ब होने वाला है। ओके, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स टेक प्लेस इन माउथ, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सिंपल शुगर टेक प्लेस इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स ड्रग्स टेक्स प्लेस, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रिंसिपल ऑर्गन क्या है एब्जॉर्प्शन के लिए, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। Now we have some disorders related to digestive system. Okay, तो digestive system के अंदर आपके पास 5 major disorders हैं। नंबर 1 जॉन्डिस। जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, लीवर इफेक्ट होता है, स्किन एंड आईज जो होते हैं वो येलो टर्न कर जाती हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, राइट। सेकेंड यू हैव वॉमिटिंग। वॉमिटिंग की बात की जाए तो वॉमिटिंग क्या है, इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ। स्टमक का कंटेंट इजेक्ट आउट होना फ्रॉम द माउथ इज योर वॉमिटिंग। ठीक है, वॉमिटिंग का वॉमिट सेंटर जो है दैट इज प्रेजेंट इन द मेड्यूला, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। डायरिया 3rd नंबर की बीमारी है दैट इज रिलेटेड टू योर डाइजेस्टिव सिस्टम। abnormal frequency of the bowel movement and increase in liquidity of the fecal discharge is known as diarrhea. ठीक है, next we have constipation. Constipation is the related to the feces are retained within the colon as the bowel movement occurs irregularly, right. थर्ड आपके पास फिफ्थ आपके पास आ जाता है डाइजेशन। ओके, इंडाइजेशन के अंदर आपका जो फूड है दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली डाइजेस्टेड एंड इस वजह से आपको एक फुलनेस की फीलिंग आती है, राइट। नेक्स्ट वी हैव PEM, दैट इज योर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से भी 2 बीमारियां देखने को मिलती हैं, दैट इज मेरास्मस एंड क्वाशिकॉल। ठीक है, मेरास्मस जो है दैट इज दी साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एज वेल एज कैलोरीज। ओके, फाउंड की जाती है infant less than 1 year in a age if mother's milk is replaced too early by the other foods which are poor in both protein and calorific value. This often happens if the mother has second pregnancy or the childbirth when the older infant is still too young, right. तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, मेरास्मस साइमल्टेनियस डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरीज की वजह से होती है, एज वेल एज लेस देन अ ईयर के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर देखने को मिलती है। सेकेंड इज योर क्वाशिकर। क्वाशिकर क्या है, दिस इज प्रोड्यूस बाय द प्रोटीन डेफिशिएंसी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि जो 1 साल से ज्यादा के बच्चे होते हैं उनके अंदर ये देखने को मिलती है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन। आई होप चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा एंड इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एज वेल एज अगर आप चैनल पर नए हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर द चैनल। ओके, सो टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच। So guys, those who are new, I am one of the educator on Unacademy also. Unacademy इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप वहाँ पर मुझे नेहा तनीजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सिलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। PDF फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल आल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSI, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं
using my referral code that is simply नेहा NEHA to get 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं।